नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2022 में रिलीज फॉल नाम की फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया अपना नाश्ता वास्ता तैयार करो और आरामदायक स्थिति में आकर फिल्म की कहानी देखना शुरू करो। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि दो लड़कियां हंटर और बेकी 2000 मीटर ऊंचे एक विशाल टावर पर फंसी हुई हैं। वे मदद के लिए पुकारने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई के कारण उनकी आवाज कोई भी नहीं सुन सकता। सबसे बुरी बात यह है कि टावर रेगिस्तान के बीच में है, इसलिए किसी की नजर में आना असंभव है। मामले को बदतर बनाने के लिए कुछ गिद्धों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। अगर वे सो गए तो वे सीधे अपनी मौत के मुंह में चले जाएंगे। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां बेकी, उसका साथी डैन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त हंटर चट्टान पर चढ़ रहे हैं। वे तीनों अच्छा समय बिता रहे होते हैं। तभी डैन एक छोटे से छेद के पास पहुंचता है। वह पकड़ बनाने के लिए छेद के अंदर अपना हाथ डालता है, लेकिन अचानक एक पक्षी बाहर निकलता है, जिससे वह गिर जाता है और रस्सी में उलझ जाता है। डैन चट्टान पर झूल कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेकी और हंटर भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और डैन की मौत हो जाती है। फिर सीन 51 सप्ताह की ओर मुड़ता है और बेकी अभी भी उस घटना से पीड़ित है। वह उदास दिखती है और बहुत ज्यादा शराब पी रही है। बेकी के पिता जेम्स उसके बारे में चिंतित हैं और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनती। एक रात वह बहुत ज्यादा दवा खाकर अपनी जान लेने के बारे में सोचती है। जब वह ऐसा करने वाली होती है तो उसे लंबे समय के बाद हंटर का फोन आता है। अगले दिन हंटर बेकी से मिलने जाती है और भी 67 टीवी टावर पर चढ़ने की अपनी योजना का जिक्र करती है। वह बेकी को भी अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है, यह उल्लेख करते हुए कि वे उस रोमांच को फिर से जीवित कर सकते हैं जिसे वे लंबे समय से याद कर रहे हैं। बेकी जो दर्द में है वो ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। हालांकि अगली सुबह जब वह डैन के साथ अपने समय को याद करती है तो वह अपना मन बदल लेती है और उसके लिए टावर पर चढ़ने का फैसला करती है। इसके तुरंत बाद वे दोनों टावर की ओर बढ़ते हैं। अपने रास्ते में बेकी ने अपने फोन पर हंटर की कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। जैसे ही वह फोटो देखती है उसे हंटर पर एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। बेकी उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर कोई जानकारी नहीं देता। तभी बेकी को उसके पिता का फोन आता है, लेकिन वह उसका जवाब नहीं देती। लंबी ड्राइव के बाद वे रात बिताने के लिए बाबा का ढाबा में रुकते हैं। डिनर करते समय बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक व्लॉगर है और उसने नई जगहों की यात्रा करने के लिए पर्याप्त पैसे कमाए हैं। इस बीच वे टीवी टावर को देखते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चौथी सबसे ऊंची संरचना प्रतीत होती है। अगली सुबह बेकी और हंटर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपनी कार में बैठ जाते हैं। हंटर ड्राइविंग और अपने व्लॉग को फिल्माना शुरू करती है। दर्शकों को 2000 फुट ऊंचे टावर के बारे में बताती है। व्लॉग पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वे लगभग एक ट्रक से टकराने ही वाले थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें यहाँ बचा लिया। थोड़ी देर बाद वे टावर क्षेत्र में पहुँचते हैं, लेकिन गेट खतरे के संकेत के साथ बंद है। फिर भी वे अपनी कार को छोड़ने और सुनसान इलाके में चलने का फैसला करते हैं। अपने रास्ते में वे गिद्धों को जानवरों का मांस खाते हुए देखते हैं, जिसे हंटर अपने व्लॉग में दर्ज करती है। वह जानवर की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करती है, जहाँ इसे जल्दी ही कई लाइक मिलते हैं। कुछ समय के बाद वे टावर पर पहुंचते हैं और हंटर अपना व्लॉगिंग फिर से शुरू करती है। दूसरी ओर बेकी चढ़ने से डरती है क्योंकि उसे अपना अतीत याद आ जाता है। वह हार मानने पर विचार करती है, लेकिन हंटर उसे अपने डर का सामना करने के लिए मना लेती है। हंटर फिर अपनी रस्सी बेकी की रस्सी से जोड़ती है और टावर के अंदर सीढ़ी से चढ़ना शुरू करती है। पूरा टावर जंग लगा हुआ दिखाई देता है। सीढ़ी हिलती हुई दिखाई देती है और नट बोल्ट ढीले हैं। जब बेकी चढ़ रही होती है तो सीढ़ी की धातु की छड़ों में से एक टूट जाती है, जिससे वह घबरा जाती है। इसके बावजूद वह हिम्मत जुटाती है और अपनी चढ़ाई जारी रखती है। आखिरकार वे आधे रास्ते पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि शहर एक खिलौना शहर जैसा दिखता है। वे थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं और फिर अपनी चढ़ाई फिर से शुरू करते हैं। कुछ समय बाद वे 1800 फीट की चढ़ाई पूरी कर लेते हैं और अब उन्हें टावर के बाहरी सीढ़ी से केवल 200 फीट की चढ़ाई करनी होती है। बेकी हवा, ऊंचाई और टावर की जंग लगी स्थिति से घबरा जाती है। वह हंटर से वापस लौटने का अनुरोध करती है, लेकिन हंटर उसे बस चलते रहने के लिए कहती है। इसके बाद वे बाहरी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं, जो पिछली सीढ़ी से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। इसके तुरंत बाद उन्हें अपने रास्ते में डिस्क दिखाई देती है और उन्हें सीढ़ी के किनारे से अपना रास्ता बनाना पड़ता है। हंटर आसानी से बाधा को पार कर जाती है और बेकी को इसे पार करने में मदद करती है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, हवा तेज होती जाती है, जिससे बेकी और भी ज्यादा डर जाती है। जब हंटर को यह पता चलता है तो वह सीढ़ी को हिलाकर उसे और भी डरा देती है। इससे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं और उनमें से एक गिर जाता है। सौभाग्य से इसका सीढ़ियों पर कोई असर नहीं होता है और वे दोनों चढ़ना जारी रखते हैं। शीर्ष पर पहुंचने से पहले एक और नट बोल्ट सीढ़ी से गिर जाता है। आखिर
आखिरकार वे शिखर पर पहुंच जाते हैं और तस्वीरें और वीडियो लेना शुरू कर देते हैं। फिर भी हंटर संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह बेहतर तस्वीरें लेने के लिए अपना ड्रोन उड़ा देती है। इसके तुरंत बाद वह ड्रोन का नियंत्रण बेकी को सौंप देती है और लोकप्रियता हासिल करने के लिए खुद को कगार से लटका लेती है। वह फिर वापस ऊपर चढ़ती है और बेकी को भी ऐसा करने का निर्देश देती है। जब बेकी यह सुनती है तो वह हैरान रह जाती है और ऐसा करने से मना कर देती है। हालांकि हंटर उसे मना लेती है, यह दावा करते हुए कि यह उसके डर को दूर करने का एकमात्र तरीका है। बेकी फिर हंटर का हाथ अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे खुद को टॉवर के किनारे से लटका लेती है। उसी समय हंटर कुछ सेल्फी लेती है और हाथ फिसलने से पहले बेकी को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बेकी डैन की राख उड़ाती है और उसे अंतिम अलविदा कहती है, जिससे उन दोनों के लिए एक भावनात्मक क्षण बनता है। अब वे वापस लौटने का फैसला करते हैं, इसलिए वे अपने हार्नेस लगाते हैं और बेकी पहले जाती है। लेकिन जैसे ही वह नीचे चढ़ती है सीढ़ी टूट जाती है, जिससे वह गिर जाती है। सौभाग्य से हंटर रस्सी पकड़ लेती है और बेकी को ऊपर खींच लेती है। मौत के करीब के अनुभव के बाद वे दोनों पागलों की तरह हंसते हैं। हालांकि जब वे देखते हैं कि सीढ़ियां अब वहां नहीं है, तो उनकी हंसी जल्दी ही गायब हो जाती है। वे अपना फोन चेक करते हैं, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं है। वे यह भी देखते हैं कि पानी और आपूर्ति वाला उनका बैग डिस्क पर गिर गया है। टॉवर में उन्हें दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन वे बेकार हैं। नतीजतन बेकी घबरा जाती है, लेकिन हंटर उसे यह कहकर शांत करती है कि सीढ़ी गिरने की आवाज किसी ने सुनी होगी। वह बेकी को तब तक इंतजार करने के लिए भी मनाती है जब तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता। जैसे ही दोनों इस स्थिति से बचने के लिए विचार विमर्श कर रहे होते हैं, हंटर को सीढ़ी गिरने से बेकी के पैर पर एक बड़ा कट दिखाई देता है, इसलिए वह तुरंत घाव के चारों ओर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय बीतने के बाद बेकी हंटर से पूछताछ करना शुरू करती है। उससे पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की। हंटर जवाब देती है कि उसने डैन की वजह से इसे शुरू किया, जिससे बेकी के मन में संदेह पैदा होता है। कुछ घंटों बाद हंटर अपना फोन चेक करती है और उसे याद आता है कि उसने पहले जानवर की तस्वीर पोस्ट की थी। उसे लगता है कि एक निश्चित ऊंचाई पर सिग्नल है। उसे एक विचार आता है, इसलिए वह एक हेल्प पोस्ट तैयार करती है और अपने फोन को रस्सी से बांधती है और उसे जितना हो सके उतना नीचे भेजती है, इस उम्मीद में कि उसे सिग्नल मिलेगा और उसकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। हालांकि उनका प्रयास विफल हो जाता है। उन्हें पूरा भरोसा है कि बेस पर सिग्नल है और वे फोन को नीचे फेंकने का फैसला करती हैं ताकि हेल्प पोस्ट अपलोड हो सके। हंटर फिर अपना फोन अपने जूते में रखती है और उसे अपने मोजो और ब्रा से लपेट देती है। इसके बाद वे जूते फेंक देते हैं और इंतजार करते हैं। तभी बेकी को हंटर के पैरों पर 143 टैटू दिखाई देता है। यह पता चलता है कि डैन ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए कोड 143 का इस्तेमाल किया था। थोड़ी देर बाद हंटर टॉवर के बेस पर एक आदमी और एक कुत्ते को देखती है। यह देखकर वे मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी चीखें सुनाई नहीं देती हैं। हम देखते हैं कि हंटर का फोन नष्ट हो गया है। अब यह दर्शाता है कि उनकी योजना विफल हो गई है। जैसे ही वह आदमी जाने के लिए तैयार होता है, बेकी उस आदमी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके दोनों जूते फेंकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वह फ्लेयर गन का उपयोग करने का फैसला करती है, लेकिन हंटर उसे रोक देता है क्योंकि वह आदमी दिन के दौरान फ्लेयर को नोटिस नहीं करेगा। इस बीच वे एक और आदमी को भी नोटिस करते हैं और पाते हैं कि वे एक पार्टी के लिए आए हैं। फिर वे रात में फ्लेयर गन का उपयोग करने का इरादा रखते हैं ताकि पुरुष इसे आसानी से देख सकें। आखिरकार रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन चलाती है। सौभाग्य से पुरुष फ्लेयर को नोटिस करते हैं और साथ ही मदद के लिए इंतजार कर रही लड़कियों को बचाने के लिए वे जल्दी से हंटर की कार के पास पहुंचते हैं, जिससे लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। हालांकि उन्हें बचाने के बजाय पुरुष उनकी कार चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। इससे लड़कियां अंदर से टूट जाती हैं और अब उन्हें जल्दी से कोई नया उपाय ढूंढना होगा। बाद में बेकी हंटर के टैटू के बारे में पूछती है, जिस पर बाद में पता चलता है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर था। फिर वह बेकी से इस बड़ी गलती करने के लिए माफी मांगती है। वह दावा करती है कि वह डैन की ओर इसलिए आकर्षित हुई क्योंकि अन्य पुरुषों के विपरीत वह उसकी बात सुनता था। वह उससे प्यार करती थी, लेकिन वह बेकी से ज्यादा प्यार करती थी और परिणाम स्वरूप उसने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। यह सुनकर बेकी निराश हो जाती है कि उसके अपने दोस्त और साथी ने उसे धोखा दिया था। अगली सुबह बेकी का फोन अलार्म बजता है। यह दर्शाता है कि हंटर का फोन फेंके हुए 24 घंटे हो चुके हैं। चूँकि वे बहुत प्यासे हैं, इसलिए हंटर अपना बैग लेने के लिए डिस्क पर जाने का फैसला करती है। वह रस्सी के एक सिरे को टॉवर से और दूसरे सिरे को अपने शरीर से बांधती है। फिर वह नीचे उतरती है, लेकिन फिर भी डिस्क तक नहीं पहुंच पाती। अब कोई विकल्प न होने पर हंटर अपना हार्नेस खोलती है, एक हाथ से रस्सी पर लटकती है और झूलकर डिस्क पर कूद जाती है। वह बैग निकालती है और उसमें से थोड़ा पानी पीती है। फिर वह अपनी सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करती है और बैग को रस्सी पर लटकाती है और उससे चिपक जाती है। इसके बाद बेकी रस्सी खींचती है, जबकि हंटर ऊपर चढ़ती है। वह शीर्ष पर पहुंचने वाली होती है, लेकिन उसके हाथ फिसल जाते हैं और वह गिर जाती है। बेकी की दिल की धड़कन रुक जाती है और जब वह नीचे देखती है तो उसे राहत मिलती है कि हंटर अभी भी बैग को पकड़े हुए है। हालांकि हंटर का हाथ घायल है, इसलिए बेकी उसे ऊपर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है। थोड़ी देर बाद
बेकी एक हेल्प नोट लिखती है, इसे अपने ड्रोन से जोड़ती है और इसे वो बाबा का ढाबा में भेजने का फैसला करती है। दुर्भाग्य से ड्रोन इसे दूर तक नहीं ले जा पा रहा है क्योंकि इसकी बैटरी कम चल रही है, जिससे उन्हें इसे वापस लाना पड़ रहा है। एक बार और विफल होने के बाद वे फिर से असहाय हैं। उस रात बाद में बेकी को एक भयानक सपना आता है जिसमें गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। वह तुरंत जाग जाती है और महसूस करती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह बेकी को पता चलता है कि वे टॉवर लाइट का उपयोग करके ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। फिर वह पोल पर चढ़ जाती है और ड्रोन के चार्जर को प्लग करती है, लेकिन यह बहुत ढीला है। नतीजतन उसे चार्जर को तब तक पकड़े रखना पड़ता है जब तक कि यह पूरी तरह से चार्ज न हो जाए। भीषण गर्मी और आसपास के गिद्धों के लगातार हमलों के बीच वह दृढ़ रहती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह बैग को टॉवर से नीचे गिरा देती है। थोड़ी देर बाद ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और बेकी नीचे उतरती है। इसके तुरंत बाद बेकी ड्रोन को बाबा का ढाबा की ओर लॉन्च करती है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचने वाला होता है तभी एक ट्रक उससे टकरा जाता है, जिससे यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह देखकर लड़कियां हताश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। बाद में एक तूफान उनके अस्तित्व को और भी जटिल बना देता है। बेकी थक चुकी है और सोना चाहती है, लेकिन हंटर उसे मना करती है क्योंकि गिद्ध उस पर हमला कर सकते हैं। बेकी फिर हंटर का जूता मांगती है ताकि वह अपना फोन एक बार फिर नीचे फेंक सके। हालांकि हंटर कहती है कि वह ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि उसका जूता डिस्क पर उसके पैरों पर है। यहाँ यह पता चलता है कि हंटर पिछली बार गिरने के दौरान बैग को पकड़ नहीं पाई थी। इसके बजाय वह डिस्क पर गिर गई और मर गई। बेकी ने बस बैग खींच लिया और तब से अकेली ही जीवित है। दुख की बात है कि वह इस पूरे समय हंटर की उपस्थिति का भ्रम कर रही थी। रात में बेकी तूफान से बचने में कामयाब हो जाती है। वह अपने पिता के लिए एक वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड करती है जिसमें वह घर लौटने की इच्छा व्यक्त करती है। दूसरी तरफ जेम्स भी उसके लिए चिंतित दिखाई देता है। अगले दिन गिद्ध बेकी की असहायता को नोटिस करता है और उसके घावों को खाना शुरू कर देता है। उसी समय बेकी गिद्ध को पकड़ती है और उसके सिर को धातु की सतह पर मारती है, जिससे वह मर जाता है। फिर वह जीवित रहने के लिए गिद्ध का मांस खाती है। अपने शरीर में कुछ ऊर्जा उत्पन्न करने पर वह खुद को रस्सी से बांधती है और डिस्क पर नीचे कूद जाती है जहाँ हंटर का शरीर पड़ा हुआ है। इसके बाद वह जेम्स को एक संदेश भेजती है और अपना फोन हंटर के जूते में रख देती है। इस बार वह हंटर के शरीर के अंदर जूता डालती है और उसे नीचे फेंक देती है। बाद में रात में जेम्स को संदेश मिलता है और वह तुरंत 911 डायल करता है। वह घटनास्थल पर पहुंचता है और पाता है कि पुलिस शव को ले जा रही है। यह देखकर वह रोता है, सोचता है कि शव बेकी का है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी बेटी को जीवित देखकर राहत मिलती है। अंत में पिता और बेटी फिर से मिलते हैं, जिससे एक भावनात्मक क्षण बनता है। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म को एक्सप्लेन करें तो एक कमेंट छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।